हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। हम मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्वांट के क्वेश्चन जो कि जीएसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा लेक्चर्स, अगर आप रेगुलर हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। और @select civils ये टेलीग्राम चैनल है, SELECTCIVILS, और यहाँ से मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह के डाउट्स हो तो आप, या क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ओवर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है पहला, आम के 9 पेड़ एक सीधी रेखा में हैं। 9 मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड इन ए स्ट्रेट लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज और प्लांट्स इज 2.5 मीटर्स। तो पहले देखिए एक सीधी रेखा ये हो गया। अब इसमें कह रहा है 9 आम के पेड़ हैं, 9 मैंगो ट्रीज़ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आखिरी 9। अब कह रहा है प्रत्येक आम के पेड़ के मध्य की दूरी 2.5 मीटर, मतलब फ्रॉम एनी 2 ट्रीज और प्लांट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। तो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट एंड 9th इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो या तो आप मैनुअली देख लीजिए डायरेक्ट कि अगर पहला ये हमारा है फर्स्ट और ये 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यानी 8 × 2.5, 25 8 220 मीटर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिंपल टेक अवे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, सपोज करिए एक लाइन है AB, इसको अगर हमें 5 भाग में डिवाइड करना है इक्वली, तो हम इसको 4 कट लगाते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए आप कितना, 1 2 3 4 5, तो 4 कट से 5 हिस्से में बढ़ गया। उसी तरह से आपको 9 पेड़ था, फर्स्ट एंड लास्ट वाला 9, तो और आपसे 8 के 9 के बीच का पूछ रहा है डिस्टेंस, तो एक घटा देंगे सीधा 8 × 2.5, जो भी ईच वन के बीच का डिस्टेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में केयरफुल रहिएगा। या अगर 9 10 इस तरह हो तो आप मैनुअली भी सीधा देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आंसर विल बी ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, अब ये आ गया आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चंस। आप एक पैटर्न देखेंगे तो कोई भी सेक्शन अनटच्ड नहीं है, सब कुछ पूछता है जेएसएससी या झारखंड के एग्जाम्स, तो सारा सेक्शन आपको करके जाना है। तो इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स विज्ञान में और 80 गणित में उत्तीर्ण हुए, क्वालिफाइड इन मैथ्स, या फिर पहले साइंस है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट्स ये है 100। अब कह रही है जो 100 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 100 60 विद्यार्थी विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्वालिफाइड इन साइंस ये कितना है, 60 है। इसी तरह क्वालिफाइड इन मैथ्स ये कितना है, 80 है। 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण इज व्हाट, डिस्क्वालीफाइड या फेल्ड जो कहिए। डिस्क्वालीफाइड कितना है, 5 है। और यहाँ पर टोटल डिस्क्वालीफाइड कितना है, 5 है। कोई मैं ये आपका फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, इसमें कुछ आपको बस लॉजिकली सोचना है और ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपको अप्लाई होगा नहीं फॉर्मूला, फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ट्रिक व्रिक फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़ें। चलिए डिस्क्वालीफाइड कितना है, 5 है, और टोटल स्टूडेंट कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि क्वालिफाइड हर हाल में कितना हुआ होगा, क्वालिफाइड 100 में 5 ही डिस्क्वालीफाई हुआ है ना, 100 - 5 यानी कि 95 हर हाल में क्वालिफाई हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्वालिफाइड साइंस में है 60, इसमें हो सकता है कि मैथ्स वाला भी इंक्लूड हो, और टोटल क्वालिफाइड कितना है, 95, तो डिसक्वालिफाइड इन साइंस कितना होगा, टोटल 95 क्वालिफाई हुआ है हर हाल में, और 95 में साइंस में तो 60 क्वालिफाई है ही, तो डिसक्वालीफाइड इन ओनली साइंस, जो कि साइंस में डिसक्वालीफाई हुआ है। इसमें साइंस में वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, कितना होगा, 95 - 60 होगा। उसी तरह डिसक्वालीफाइड इन ओनली मैथ्स कितना होगा, अगेन 95 डिसक्वालीफाई हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, और 80 तो क्वालिफाई हुआ ही है हुआ मैथ्स में, लेकिन इसमें भी इंक्लूडेड हो साइंस वाला भी,
तो इसको अगर माइनस कर दें हम 80 को, तो ऐसा होगा ना कि जो कि मैथ्स में क्वालिफाई किया ही नहीं है, ओनली मैथ्स, तो ये कितना हो गया, 95 में से 60 गया, ये 35 हो गया, और ये 95 में से 80 गया, ये 15 हो गया। तो यहाँ से देखिए डिस्क्वालीफाइड मिल गया हमें। तो एक एक पेपर का हमें डिस्क्वालीफाइड छात्र मिल गया ना, यानी डिस्क्वालीफाइड इन आइदर मतलब क्या, या तो साइंस में डिस्क्वालीफाई हुआ है या मैथ्स में डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 35 + 15 यानी कि 50। अब टोटल क्वालिफाई है 95, और इसमें किसी ना किसी एक में फेल करने वाला है 50। तो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने होंगे, तो क्वालिफाइड कितना हो जाएगा, 95 में आप 50 को माइनस कर देंगे 40। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 45 ना, 45, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा इसको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार और अच्छे से देखिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है 16 साल का एक बच्चे ने जब बुद्धि लब्धा, बाप रे, बुद्धि लब्धि, ओके, दिस इज़ व्हाट, आईक्यू कहते हैं ना हम, आईक्यू टेस्ट जब उसने दिया तो उसे 75 मार्क्स मिले। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका मेंटल एज बताइए। ये अगर पहली बार देखिएगा तो आप घूम जाइएगा एग्ज़ाम में कि ये पूछ क्या रहा है, इसीलिए डाइवर्सिटी भी जानना ज़रूरी है। तो आईक्यू टेस्ट दिया उसने बच्चे ने। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो इसको रहने दीजिए, क्या होता है, यानी आईक्यू टेस्ट दिया सिंपली बच्चे ने। तो जब आईक्यू टेस्ट दिया तो उसे 75 मार्क्स मिले। तो आपसे उसका मेंटल एज पूछ रहा है, एज नहीं, एज तो बता ही दिया है कि 16 साल का है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पता होना चाहिए ये कि हम आईक्यू का जो होता है वैल्यू, वो डिराइव कैसे करते हैं। तो जो आईक्यू की वैल्यू होती है ना, उसे हम कैसे डिराइव करते हैं, उसका देखते हैं कि मेंटल एज क्या है, यानी सोचने का जो कैपेसिटी है, मेंटल एज क्या है, और इसको किसकी तुलना में क्या है, रियल एज की तुलना में क्या है। इसमें अगर आप पुट करिए किसी की भी आईक्यू, अगर आपको जांचनी हो तो आप डिराइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या कह रहा है कि ये आईक्यू में कितना मिला, उसे 75 मिला। तो ये आईक्यू टेस्ट में उसे 75 मिला। ये इक्वल होता है कितना, आपसे पूछ रहा मानसिक आयु, यानी दिस इज MA लिख देते हैं, मेंटल एज, ये तो आपसे पूछ ही रहा है। और रियल एज कितना है, REAL है ये ना, रियल एज कह ही रहा है 16 वर्ष की आयु के बच्चे, तो 16 ये हो जाएगा, और इंटू 100 होता है ये, है ना, इंटू 100 कर देंगे। तो मेंटल एज क्या हो गया यहाँ से, 75 × 16 डिवाइडेड अपॉन 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 चौके 16, 4 दिया 12, 12 हो गया उसका क्या, आईक्यू, यानी मेंटल एज। मेंटल एज कितना है, 12 1 16 साल के बच्चे का। तो आंसर विल बी ए। तो यहाँ पे टेक अवे क्या था, आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मेंटल एज डिवाइडेड अपॉन रियल एज इंटू 100, ये यहाँ पर टेक अवे था। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कह रहा है क्या, एक ठेकेदार कुछ विद्युत घटकों की गुणवत्ता की पुष्टि करने हेतु, देखिए जहाँ जहाँ भी हिंदी में आपको प्रॉब्लम है ये जान लीजिए, विद्युत घटक इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कैन बी एनीथिंग, हो सकता है इलेक्ट्रिक आयरन हो या कुछ भी हो, बल्ब हो, डिपेंड्स अपॉन वाटर गीज़र हो, क्या वो चेक कर रहा है हमारा वो कंसर्न नहीं है। ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए करने हेतु 24 विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट को काम पर रखता है। प्रत्येक विशेषज्ञ प्रतिदिन 30 घटकों की पुष्टि कर सकते हैं, मतलब दे कैन सर्टिफाई ईच वन, है ना, दे कैन सर्टिफाई 30 कंपोनेंट्स एवरी डे। किसी खास दिन 3 विशेषज्ञ अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। 2 सप्ताह की समाप्ति पर कितने घटकों की पुष्टि की जा सकती है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स कैन बी वेरीफाइड। सिंपल क्या है कि एक जो आपका स्पेशलिस्ट है वो एक दिन में 30 कंपोनेंट्स की पुष्टि कर सकता है। ये कह ही रहा है कि 30 कंपोनेंट्स वो वेरीफाई कर सकता है। तो 24 स्पेशलिस्ट है, एक दिन में कितना कर लेगा, 24 × 30। आपसे कह रहा है कि 2 सप्ताह के समाप्ति पर, एंड ऑफ 2 वीक्स, तो 2 वीक यानी कि 7 दूनी 14 दिन, 14 यानी 24 स्पेशलिस्ट 14 दिन में कितना करेगा, 24 × 30 ×
14। लेकिन यहाँ पर एक कैच क्या है, कह रहा है क्या, किसी खास दिन 3 विशेषज्ञ अनुपस्थित रहते हैं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। ये तो हो गया कि टोटल अगर करता 24 स्पेशलिस्ट 14 दिन तक तो इतना करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट वाला माइनस करना होगा ना। एब्सेंस कितना है, एब्सेंस ऑफ वर्क लिख देते हैं कि इतना काम नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ, 3 विशेषज्ञ, और हर विशेषज्ञ कितना करता है, 30 घटक, यही होगा ना। हर कोई करता है 30, और एक दिन की ही बात है, 1 डे 3 स्पेशलिस्ट 30 काम को नहीं करेगा, यानी 30 दिया 90, यानी हमें 24 इंटू 30 इंटू 14 होता आइडियली अगर 14 दिन तक करता 24 विशेष स्पेशलिस्ट, लेकिन इसमें से हमें माइनस कर देना है 90। इसको घटाइए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में एक बार सॉल्व करके बताइए माइनस करके कि कितना होगा आंसर। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 2 ट्रेन की गति का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलिए, पूछ ही नहीं सकता वैसा, पूछेगा भी तो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो क्या कह रहा है, वेलोसिटी या स्पीड ही रहते हैं, स्पीड का डिस्टेंस और रेशियो दे दिया है। स्पीड S1 मान लेते हैं पहले का, दूसरे का S2 मान लेते हैं, ये आपका 4:5 कह रहा है। और दूसरे ट्रेन का क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, तो हम यहाँ से S2 निकाल सकते हैं ना। S2 क्या हो जाएगा, 600/5, तो ये कितना हो गया, 120 किलोमीटर पर आवर। आपको इवन यूनिट तक भी सेम दिया है। तो स्पीड हमें निकल गया कितना, 120। अब ये S2 और S1 का रेशियो दिया है, तो ये 5 का रेशियो से चल रहा है, तो 120, 5 का रेशियो कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 24। अब ये 5 24 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, 24 इंटू 4, 96। ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन विल बी 96 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से हमने पहले का स्पीड निकाल लिया और रेशियो दिया है 4:5 में, तो ये 5 का जो रेशियो है यही 120 के बराबर है। तो 1 का रेशियो में पता लग गया कि 24 के बराबर है, तो 4 का रेशियो 96 होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू अनदर वन। ये क्या कह रहा है, अरुण 40 केजी गेहूँ 11 रुपये 50 पैसे प्रति केजी तथा 20 केजी गेहूँ 16 रुपये 25 पैसे प्रति केजी की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार की गेहूँ को मिश्रित करके उसे बेचता है। 30% लाभ पाने के लिए उसे लगभग कितने दर में प्रति केजी गेहूँ बेचना होगा। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और मिक्सचर का भी है, जिसको आप कैटेगराइज करिए, डजेंट मैटर। चीज़ है कि सिंपली हम कहीं कुछ फार्मूला यूज़ ही नहीं कर रहे, हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हैं और आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहला क्या है, अरुण परचेजेस 40 केजी, खरीदता है कितने के रेट से, 11। CP1 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ गेहूँ कितना है, 11 रुपये 50 पैसे। तो 40 केजी का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 11 चौक 44 और 2 46, 460 रुपया हो गया ये। और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ गेहूँ कितना हो जाएगा, 20 केजी और ये 16.25। तो ये हो गया 5 दूनी 10 का 0 1, 2 दूनी 4 1 5, 16 दूनी 32, यानी 325। तो कॉस्ट प्राइस पहले वाले गेहूं का ये है, कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का ये है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास नेट कितना हो गया, 460 में ऐड कर देंगे 325 रुपये का, यानी 4 3 700 और 60 और 25 785 रुपये हो गया ये कॉस्ट प्राइस। 785 कॉस्ट प्राइस हो गया कितने का, ऑफ 20 केजी इधर और 40 केजी इधर, ऑफ 60 केजी ऑफ वीट। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ये HEAT होता है ना वीट। चलिए, तो ये इतना हमारे पास हो गया कितना, 785 रुपये। अब कह रहा है 30% लाभ पाने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ पाएगा ना 30%। तो पहले हम लाभ देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कह रहा है कितना, 30%। 30% ऑफ व्हाट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है लाभ। तो इसका पहले लाभ निकाल लेते हैं, 785 का 30%, यानी 130 हो जाएगा ये, है ना। सिंपली SP = CP × 1 + R/100, इसमें हमने पुट करके 30 है यानी 130,
785 का ही 30% बढ़ेगा ना, तो इसे इतना प्रॉफिट कमाना यानी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अब हमें निकल गया कितने का, ये टोटल कितना है आपका 40 और 20 60 केजी, ये टोटल सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए। और पूछ रहा है आपसे प्रति केजी, तो प्रति केजी कितना गेहूँ हमारे पास है, 60 केजी है ना, तो प्रति केजी का सेलिंग प्राइस ये हो गया ऑफ ईच केजी ऑफ गेहूँ या वीट जो कह लीजिए। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, लीस्ट तो यही होगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर 785 गुना 13 करिएगा तो 5 और फिर ये 0 2 1 0 10 205 और डिवाइडेड अपॉन 600। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो, यहाँ लिख देते हैं 10 205 डिवाइडेड अपॉन 6 इंटू 100 रहने देते हैं। 6 से करिएगा तो 6 कम 6 4 42, 6 7 42, फिर ये 0 0 इतना ही रखते हैं, डेसिमल में बढ़ता जाएगा तो ये, और ये फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 17 ऑलमोस्ट हो रहा है, 17 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऐसे निकलेगा। कुछ था नहीं, बस एक्सप्लेन कर दिया हमने आपको डिटेल में ताकि दिक्कत ना हो। पहले वाले को दूसरे वाले से मिला दिया, इसका 40 केजी, इसका 20 केजी, 40 20 60 हो गया। और ये जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकला था 460 इसका, 325 इसका, इसमें 30% प्रॉफिट इसने कमाया, तो हमने सेलिंग प्राइस को 30% प्रॉफिट से बढ़ा दिया। अब सेलिंग प्राइस ये टोटल का निकल गया और 60 केजी पूछ रहा है टोटल है, तो ईच केजी का कितना होगा, तो 60 से हमने इसको कर दिया डिवाइड। ऑप्शन नंबर डी है। ऑल राइट। ये कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उस पेड़ की लंबाई का पाई/4 है। तो सबसे पहले तो उन्नयन देखिए क्या होता है, ये हिंदी है ना, आपको थोड़ा डरा सकता है, तो वरी नॉट। उन्नयन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ा अगर वावस्था है मैथ से, 10 तक भी ठीक ठाक से पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे सवाल में। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है क्या होगा किसकी, एक सूर्य के, जबकि किसी वृक्ष की छाया। तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं हमारा प्यारा सा सूरज है, इसका पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए कब, जब एक वृक्ष की छाया। तो ऑब्वियसली जब वृक्ष की छाया कह रहा है तो एक पेड़ भी होगा, यहाँ पर एक पेड़ मान लेते हैं, हमारा ट्री है प्यारा सा, इसका लंबाई x सपोज कर लेते हैं, और इसका ये शेडो ऐसे ही जाएगा ना ज़मीन पे, और ये इसका शेडो है। शेडो का कह रहा है कि वृक्ष की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई का पाई/4 है। तो लेंथ ऑफ शेडो अगर ये x है तो ये पाई/4 x है, लंबाई का ऊंचाई का चौथा है, पाई/4 है ये। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ आप एलिवेशन बताइए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है सन को, तो ये इसका स्ट्रेट लाइन जो है सूरज की तरफ, ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। आप अगर देखेंगे सूरज की तरफ तो इसी लाइन के स्ट्रेट देखेंगे ना, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब ये लाइन ऑफ साइट जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये इसके पैरेलल है ना, ये वाला जो शेडो की लाइन है इसके पैरेलल ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो ये लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है थीटा, यही होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तो ये अगेन ये और ये पैरेलल है, तो जो ये होगा वही ये भी होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब ये हमें पता लग गया कि ये जो एंगल है यही एंगल आपसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बता दीजिए, और आपको ये भी कह रहा है कि ये अगर x है तो ये पाई/4x होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर अब कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसको अगर आप नाम दे दीजिए ABC, तो हमें क्या क्या पता है, AB पता है और हमें BC पता है। AB क्या होता है, हाइट होता है, या P होता है, परपेंडिकुलर है ना, लंब, और BC क्या है, बेस है, यानी कि B है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंगल BCA पूछ रहा है। ये BCA क्या होता है गया, तो हम सिंपली 10 से हमें बेस और P परपेंडिकुलर का रेशियो 10 से पता चलता है ना, तो 10 थीटा इज इक्वल टू आप इसमें पुट कर दीजिए BC, इस पे पुट करिए, जो वैल्यू आएगा उसमें से ये एंगल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मेन तो जो इसमें जानने वाली बात थी वो आपका कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट हमने आई होप ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है।
तो इसको एक बार गो थ्रू होइए अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन उसी तरह का लेकिन काफ़ी सिंपल सवाल हमारे पास है। एक सीढ़ी के पाँव, ऑब्वियसली सीढ़ी हमेशा ऐसे ही लगता है ना दीवार से, ये सीढ़ी है, पाँव कह रहा फुट 6 मीटर अवे दीवार से, 6 मीटर है, दीवार से 6 मीटर की दूरी पे, इट मीन्स ये दीवार है, ये वॉल है, और यह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। यानी ये 8 मीटर है, तभी ना ये हाइट कितना पहुंच रहा है, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर नहीं होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 8 मीटर पहुंचती है भूमि से, यानी ए बी और सी मान लीजिए, तो ये 8 मीटर पहुंच रही है। तो सीढ़ी की लंबाई बताना है। तो इस बार अगेन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी है हमारे पास, पी दिया हुआ है, उसके बाद बी सी है, ये कितना है 6 दिया हुआ है। तो एच आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज। ये एच क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, इसमें पुट करिए और इस चारों में से जो होगा वो आपका सीढ़ी का लंबाई हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई ये। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने n नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ कुछ उसमें बहुत अच्छे सवाल भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बिल्कुल ऐसा आसान सवाल था। तो एक बार अच्छे से मैथ्स को सॉल्व करिए। मैंने आपको बता दिया पहले भी, फिर एक बार रिमाइंड करता हूँ कि @SELECTCIVILS सेलेक्ट सिविल्स पे जाइए, टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करिए, और किसी तरह के डाउट या कन्फ्यूजन हो तो काइंडली लेट मी नो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।